गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस। जो अलग अलग तरीके के असिस्टेंस हमको प्रोवाइड करे जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, दैट आर गवर्नमेंट ग्रांट्स। इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमको ये बताया गया है कि अकाउंटिंग आपके जो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स हो सकते हैं उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस किस तरीके से किए जा सकते हैं, आपको कितने तरीके से ग्रांट्स मिल सकती हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ग्रांट्स जो आपको रिसीव होती हैं उसको आप अकाउंट फॉर कैसे करोगे बुक्स में। बेसिकली हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे वो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम स्कोप देख लेते हैं कि किस किस केसेस में ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है और किस केस में एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट जब आपको रिसीव होती है तो उसके क्या क्या अप्रोचेस हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जब आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपने बुक्स में, और देन डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ ग्रांट्स आप उसको कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। जो सेकेंड पार्ट होता है आपके स्टैंडर्ड का वो होता है दैट अगर इस ग्रांट को गवर्नमेंट ने वापस मांग लिया, बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको जब भी कोई ग्रांट देती है तो उसके साथ कुछ कुछ कंडीशंस अटैच्ड होते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको कोई सब्सिडाइज्ड रेट पर कोई मशीन दे दी गवर्नमेंट ने और आपको बोला कि जितना भी आप प्रोडक्शन करोगे उसका 20% आपको रूरल एरियाज में सप्लाई करना है विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब आप सामने वाले से चार्ज नहीं करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उस प्रोडक्ट के 20% का रूरल एरियाज में सप्लाई करना है। अगर ऐसी कोई कंडीशंस अटैच्ड हैं आपके पर्टिकुलर ग्रांट के साथ, तो जब आप वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हो और अगर आपकी ग्रांट पहले ही रिलीज हो चुकी है तो उस ग्रांट को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वापस ले सकती है, जिसको कहा जाता है रिफंड ऑफ ग्रांट्स। सो फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा ग्रांट के रिसीट के टाइम पर क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर रहेगा, और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कभी ये ग्रांट वापस देनी पड़ी तो हम उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। ग्रांट को बुक्स में रिकॉर्ड करने के मेजरली दो अप्रोचेस माने गए हैं, दैट इज इट कैन बी आइदर कैपिटल अप्रोच और इनकम अप्रोच। मतलब या तो जो ग्रांट आपको मिली है वो आपके कैपिटल फंड का पार्ट मानी जा सकती है, जो आपका फिक्स्ड फंड होता है, जो आपका कैपिटल होता है उसकी पार्ट मानी जा सकती है, या फिर जो आपका ग्रांट है उसको रेवेन्यू ग्रांट माना जा सकता है, इनकम अप्रोच यूज करी जा सकती है। दोनों अप्रोचेस के अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ असेट जो आपको रिसीव हुई है डिपेंड करेगा कि आप कैपिटल अप्रोच फॉलो करोगे या फिर आप इनकम अप्रोच को फॉलो करोगे। जब भी कोई ऐसी असेट होती है जो आपको प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए मिलती है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन मतलब जिसके अगेंस्ट आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसा मिला है। गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिला है देन इट इज अ टाइप ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, इट इज ट्रीटेड एज अ ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, और उसको बाय डिफॉल्ट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है क्योंकि वो वन टाइम ग्रांट है और उस ग्रांट को आपको बिजनेस शुरू करने के लिए मिली थी, तो वो कहीं ना कहीं कैपिटल नेचर की ग्रांट है, इसीलिए उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो लोग इनकम अप्रोच फॉलो करते हैं उन लोगों का ये व्यू पॉइंट है कि क्योंकि ग्रांट्स के साथ कुछ कंडीशंस अटैच्ड हैं और उन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए एंटरप्राइज को खर्चा उठाना पड़ता है, तो क्योंकि आप उस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस बियर कर रहे हो तो आपको उसको इनकम मानना चाहिए, क्योंकि आप खर्चा P&L में ले जा रहे हो तो आपको उससे रिलेटेड इनकम भी कहाँ ले जानी चाहिए, P&L में ले जानी चाहिए। सो AS 12 ने आपको ये बताया है कि डिपेंडिंग ऑन द ग्रांट जो कि आपको रिसीव हुई है आप उसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करोगे, कैसे रिकॉर्ड करोगे, कहाँ पर लेकर जाओगे, P&L में लेकर जाओगे कि P&L में नहीं ट्रीट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डील्स ओनली विथ अकाउंटिंग फॉर ग्रांट्स। तो अगर आपको ग्रांट के अलावा कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है या सपोज आपके एंटरप्राइज में गवर्नमेंट ने कोई ओनरशिप अक्वायर करी है तो उसके ऊपर AS 12 बात नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, ग्रांट्स की बात हो रही है। इसके अलावा किसी और तरीके से असिस्टेंस है तो AS 12 एप्लीकेबल नहीं है।
AS12 ने बोला है कि कोई भी ग्रांट बुक्स में तभी रिकॉग्नाइज करी जाएगी अगर उसके साथ कोई कंडीशंस अटैच्ड थी, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से वो फुलफिल हुई है, प्लस आपको गारंटी है, आपको कॉन्फिडेंस है कि वो पैसा आपको रिसीव हो जाने वाला है, तो ही आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। अदरवाइज रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होता है। एक बेसिक हमने ओवरव्यू ले लिया है AS12 के ऊपर। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रांट्स को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा उसके ऊपर हम आ जाते हैं अब। एक ब्रॉड हेड में अगर हम क्लासिफाई करें तो आपको जो असेट्स हैं, जो ग्रांट्स हैं, वो आपको अलग अलग रीजंस से मिल सकती हैं। या तो हो सकता है आपको वो ग्रांट किसी स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए मिली हो, या हो सकता है आपको वो ग्रांट नॉन मॉनिटरी ग्रांट हो, मतलब आपको कोई असेट ही कंसेशनल रेट पर या फ्री में मिल गई, दैट इज अ नॉन मॉनिटरी ग्रांट। इसके अलावा हो सकता है आपको वो ग्रांट इन द नेचर्स ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन मिली हो, या फिर आपको वो ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू हो, रेवेन्यू नेचर की ग्रांट हो। अगर फिक्स्ड असेट के लिए कोई ग्रांट मिली है, स्पेसिफिकली किसी फिक्स्ड असेट के लिए आपको ग्रांट दी गई है कि इस ग्रांट से आपको यही असेट खरीदनी है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं वापस, कि जो असेट है जिसके लिए आपको वो ग्रांट मिली है, या तो वो डेप्रिशिएबल असेट हो सकती है या तो वो नॉन डेप्रिशिएबल असेट हो सकती है। डेप्रिशिएबल और नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स दोनों में वापस से स्पेसिफिक कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं। डेप्रिशिएबल असेट है अगर, तो आपके पास फिर से दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उस ग्रांट को सीधे सीधे आप उसकी कॉस्ट से माइनस कर सकते हो। अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो जितनी की आपको ग्रांट मिली है उसकी कॉस्ट से आप उसको स्ट्रेट अवे क्या कर दो, डिडक्ट कर दो। मतलब कि सपोज आपको पर्टिकुलर असेट है आपकी 10 लाख की और आपको 2 लाख रुपए की ग्रांट मिली है, तो फर्स्ट केस में तो उन्होंने क्या बोला कि 10 लाख की एसेट है, 2 लाख किसी और ने प्रोवाइड कर दिए, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिए, तो आप आपकी बुक्स में असेट ही कितने से रिकॉर्ड करो, 8 लाख से रिकॉर्ड करो। तो बात ही खत्म, ये अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं है। 8 लाख को ही डेप्रिशिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो 2 लाख है वो धीरे धीरे क्या हो गया, आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो गया बाय वे ऑफ अ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका ट्रीटमेंट बुक्स में आ गया है, एडजस्ट वो डेप्रिसिएशन में ही हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग से हमने क्या कर दिया, हमारी कॉस्ट को ही उतने अमाउंट से कम कर दिया। तो फर्स्ट केस तो हो सकता है कि आप उसकी कॉस्ट में से ही उसको क्या कर दो, आप इस चीज को माइनस कर दो। अगर दूसरा तरीका फॉलो करना है तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उस ग्रांट को एज अ डेफर्ड इनकम शो करो। डेफर्ड इनकम मतलब सपोज हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, 10 लाख की असेट थी, 2 लाख की आपको ग्रांट मिली है, ये जो 2 लाख है इसको आप डेफर इनकम शो करो। मतलब जैसे जैसे 10 लाख डेप्रिशिएट होता जाएगा वैसे वैसे हम 2 लाख को भी बुक्स में क्या करते जाएंगे, इनकम जैसे ट्रीट करते जाएंगे। तो सपोज आप 5 साल में अगर इस असेट को डेप्रिशिएट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा हुआ है कि 5 इयर्स की यूजफुल लाइफ है, तो इसमें हर साल कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा, 2-2 लाख का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, और इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 40,000 हर बार क्या हो जाएगा, इनकम बुक हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सपेंस दिखेगा 2 लाख का और यहाँ पर इनकम दिखेगी 40,000 की। तो बाय डिफॉल्ट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने का नेट इफेक्ट जा रहा है, 1,60,000 का। अगर हम इसको माइनस कर देते फर्स्ट वाले केस में तो भी बात वही पड़ती, 8 लाख को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, हम चेक करके देख सकते हैं, क्रॉस चेक करके हमारा जो फिगर है वो सेम आएगा। तो ट्रीटमेंट अलग अलग है, अल्टीमेटली आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इफेक्ट सेम ही पड़ेगा। आप करके देख सकते हो, चाहो तो खुद से कैलकुलेट, कोई से भी फिगर्स लेके देख सकते हो आप। तो अगर 8 लाख हमने नेट कर दिया, शुरू में ही माइनस कर दिया, तो भी जब आप 5 साल में उसको डेप्रिशिएट करोगे तो हर साल डेप्रिसिएशन 160 जाएगा, तो
तो नेट P&L में कितने का डेबिट हो रहा है 160 5 साल तक। यहाँ पर भी 2 लाख एक्सपेंस 40,000 की इनकम, तो नेट इफेक्ट कितने का पड़ गया 1,60,000। तो जब भी आपको कोई डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड अगर ग्रांट मिली है तो आपको दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो आप पहले ही कॉस्ट से माइनस कर दो या फिर आप उसकी डेफर्ड इनकम शो करके उसको धीरे धीरे क्या करते जाओ, राइट ऑफ करते जाओ। तो राइट ऑफ इन P&L एज पर द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, असेट की यूजफुल लाइफ के हिसाब से वो P&L में चला जाएगा। अगर हम कॉस्ट से डिडक्ट कर देंगे तो भी विल बी ट्रांसफर टू P&L, कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में तो जा ही रहा है बट इनडायरेक्टली जा रहा है, ट्रांसफर टू P&L बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज। रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज, तो रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज के रूप में वो कहीं ना कहीं P&L में जा रहा है। सॉरी, नॉन डेप्रिशिएबल असेट नॉर्मली लेकर जाई जाती है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं होता है बुक्स में। यहाँ पर क्या हो रहा था, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो आपने उस P&L के चार्ज को इस ग्रांट से क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसका कोई अमाउंट आपके P&L में नहीं जाता है, कोई चार्ज नहीं जाता है नॉर्मली। तो आपकी जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है उसका जो ग्रांट है वो नॉर्मली आपके कैपिटल रिजर्व में जाता है, बट अगर उसके साथ कभी कोई कंडीशंस अटैच्ड हैं तो फिर आप चाहो तो उस कंडीशंस के हिसाब से, मतलब जब तक आप वो कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो उसको डेफर्ड इनकम जैसे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इफ द ग्रांट, इतना कर लिया नोट आप लोगों ने, नॉर्मली इट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, नॉर्मली ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। However, if there is conditions attached, if there are some conditions attached और उस कंडीशन की कोई कॉस्ट P&L में जा रही है एंड कॉस्ट ऑफ सच कंडीशंस आर चार्ज्ड टू P&L, देन यू कैन ट्रीट इट एज अ डेफर्ड इनकम। जब तक डेफर्ड इनकम है, जब तक वो कंडीशंस की कॉस्ट आप P&L में डाल रहे हो, तब तक इसकी इनकम को भी क्या कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में अकॉर्डिंगली चार्ज कर सकते हो। सो दो चीजें समझ में आ गई हमको। अगर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है स्पेसिफिकली तो डेप्रिशिएबल होगा तो ये कर सकते हैं, नॉन डेप्रिशिएबल होगा तो ये कर सकते हैं। अगर हमारी जो एसेट है वो नॉन मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी मतलब हमको कोई पर्टिकुलर एसेट दे दी गई है डायरेक्टली, सो अगर आपको वो एसेट सस्ते में मिल गई है तो यू हैव टू रिकॉर्ड इट एट द एक्विजिशन कॉस्ट। सो नॉर्मली क्या होता है कि सपोज यहाँ पर तो क्या हुआ, आपको पैसे दिए और आपने उस पैसे से वो एसेट खरीदी। अगर सपोज आपको ग्रांट नहीं दिया अलग से, आपको नॉन मॉनेटरी तरीके से दे दिया, मतलब आपको एक लैंड दे दी कि ये रखो आप, और उस लैंड से आपसे जो पैसा लिया है वो ऑलरेडी कंसेशनल रेट पर है। तो अगर आपको कंसेशनल रेट पर कोई चीज़ मिली है तो जितने में आपने उसको अक्वायर किया है उतने से आप उसको रिकॉर्ड कर लो। अगर आपको विदाउट एनी कॉस्ट मिल गई है, बिना कुछ पैसा दिए अगर आपको रिसीव हो गया है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एट अ नॉमिनल वैल्यू इन द बैलेंस शीट। एक नॉमिनल वैल्यू पर आप इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे। तो इफ कंसेशनल रेट तो एक्विजिशन कॉस्ट पर चला जाएगा। अगर नॉमिनल वैल्यू कब आएगा, इफ विदाउट कॉस्ट, बिना किसी पैसे के अगर आपको कोई एसेट दे दी गई है, तो फ्री में कोई एसेट मिल गई है, तो उसकी नॉमिनल वैल्यू आप बैलेंस शीट में शो कर दोगे। ठीक है, सो ये हमारी एसेट से रिलेटेड चीजें हो गई। अगर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन नेचर का है तो हम पढ़ चुके हैं कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो आपके बिजनेस से सेटअप से रिलेटेड है, वन टाइम है, तो कैपिटल रिजर्व में जाके पड़ा रहेगा।
अगर कोई ग्रांट रेवेन्यू से रिलेटेड है तो वापस दो तरीके हो सकते हैं। उस इनकम से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है तो आप उस खर्चे से उसको एडजस्ट कर दो। तो इफ देयर इज एनी डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट तो डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट इन P&L। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस खर्चे को डालोगे जिस खर्चे के लिए आपको वो ग्रांट मिली है, जैसे मान लो आपको हर साल आपकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करने के लिए कोई ग्रांट मिल गई फॉर एग्जांपल, या ऐसा कोई सा भी खर्चा बियर करने के लिए आपको कोई ग्रांट मिल गई है, तो अगर आपको कोई ग्रांट मिली है कोई एक्सपेंस बियर करने के लिए जो कि 40,000 रुपीज़ का एक्सपेंस है और ग्रांट है आपको मिली है जो इसके अगेंस्ट वो 10,000 की ग्रांट है रेवेन्यू नेचर की, तो या तो आप इस एक्सपेंस को ही कम कर दो, डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट इन P&L, जो एक्सपेंस आप बुक्स में शो करोगे वही 30,000 से शो कर दो, तो बात वही हो गई। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, स्पेसिफिकली प्रॉफिट एंड लॉस में एज इनकम शो कर सकते हो, तो भी बात वही पड़ेगी। नेट P&L पे इफेक्ट उतना ही आएगा। आप इस 10,000 को क्या बता दो, अलग से एक इनकम बता दो, तो एक्सपेंस दिखेगा 40,000 का, इनकम दिखेगी 10,000 की, तो नेट इफेक्ट अभी भी कितना ही आएगा 30,000। बस 40 और 10 हम अलग अलग शो करेंगे, यहाँ पर हम नेट करके भी शो कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट्स आप उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने के तरीके चेंज कर सकते हो। आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? इन केसेस में भी यहाँ पर अगर कभी आपको जो ग्रांट मिली है वो ऑलमोस्ट आपके एसेट की कॉस्ट के इक्वल है, तो वापस आप यही करोगे कि आप नॉमिनल वैल्यू पर उसको बैलेंस शीट में शो करोगे। तो अगर वैसा केस आता है दैट इस केस में भी सपोज आपकी जो ग्रांट है वो ऑलमोस्ट आपके कॉस्ट से इक्वल है, तो आप उसको आपकी बुक्स में नॉमिनल वैल्यू पर शो कर सकते हो उस पर्टिकुलर असेट को। So this is the particular treatment given to different types of grants. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर, दैट इज रिफंड ऑफ ग्रांट्स। तो डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट विच वी हैव गिवन फॉर रिकॉर्डिंग द ग्रांट, आप उसका वही ट्रीटमेंट आपके रिवर्सल के लिए दोगे, मतलब आपके रिफंड के लिए दोगे। बस क्या करना है, उस चीज़ को ऑपोजिट कर देना है। तो रिफंड समझना बहुत ईजी है। पहले हम इसके हिसाब से रिफंड ऑफ ग्रांट समझ लेंगे और फिर मैं आपको रिफंड ऑफ ग्रांट के अलग से नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। चलो रीड कर लिया आपने एक बार वापस। हमको सिर्फ ये करना है कि हमने जो ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करने के टाइम दिया है उसको अब रिवर्स कर दो। जब ग्रांट मिली थी तब जो ट्रीटमेंट दिया था, अब ग्रांट वापस ली जा रही है तो उल्टा करना है। कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ मैं आपको, फिर हम क्या करते हैं उसको अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब नोट कर लेते हैं। सपोज हमने ये चीज़ करी थी कि हमने जब हमको कोई ग्रांट डेप्रिशिएबल असेट के लिए मिला था तब हमने उसकी कॉस्ट में से उसको माइनस कर दिया था। हम वापस से क्या कर देंगे, अगर हमने तब कॉस्ट कम करी थी तो अब हम वापस से जितनी ग्रांट रिफंड हो गई है उतनी अमाउंट से हमारी कॉस्ट को बढ़ा देंगे, क्योंकि तब माइनस किया था, अब प्लस कर दो। ऑटोमेटिकली आपका डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रीटमेंट है वो सही हो जाएगा।
अगर आपने उस एसेट से रिलेटेड कोई चीज है जो कि आपने कैपिटल रिजर्व में डाल के रखी है, या वो प्रमोटर्स नेचर कंट्रीब्यूशन के लिए कोई ग्रांट थी जो कैपिटल रिजर्व में गई है, तो क्या कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व को कम कर दिया जाएगा और पैसे दे दिए जाएंगे। सो अगर आप रिफंड की एंट्री सोचो तो कैसी होती है, बैंक क्रेडिट हो रही है, जब ग्रांट मिल रही थी तो बैंक डेबिट हो रही थी। तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए जब ग्रांट मिली तब हमने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब हम रिफंड कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व जितना अमाउंट रिफंड हो रहा है उतने से डेबिट हो जाएगा टू बैंक। बहुत सिंपल है, रिफंड समझना हमको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा हम लोगों को, सिर्फ जो हमने बेसिक चीज़ करी है उसका ऑपोजिट करना है। अगर कोई ग्रांट है जिसके लिए कोई डेफर्ड इनकम शो करी गई है, कोई से भी नेचर की ग्रांट जिसके लिए आपने बुक्स में कोई डेफर्ड इनकम शो करी है, तो पहले आप क्या कर दोगे, उस डेफर्ड इनकम को ख़त्म कर दोगे। उसके ओवर एंड अबव अगर कोई रिफंडेबल अमाउंट है तो उसको कहाँ से चार्ज कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर दिया जाएगा। जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा था उसी को वापस कंटिन्यू करके समझते हैं डेफर्ड इनकम वाली चीज़। तो सपोज 10 लाख की ग्रांट असेट थी, 2 लाख की ग्रांट थी, 5 साल में आप इसको डेप्रिशिएट कर रहे थे, तो फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, 40,000 से आपने इस इनकम ग्रांट को इनकम मान के P&L में डाला। दूसरे ही साल आपकी जो ग्रांट है वो रिफंडेबल हो गई, ठीक है, मान लेते हैं दूसरे साल की शुरुआत में आपको ये ग्रांट वापस करनी पड़ गई और आपसे जो ग्रांट रिफंडेबल मांगा है वो पूरा 2 लाख नहीं मांगा है, 1 लाख मांगा है, से फॉर एग्जाम्पल। तो अगर जिस दिन आपसे रिफंड मांगा है उस दिन आपकी बुक्स में कोई डेफर्ड इनकम है तो पहले वो डेफर्ड इनकम एडजस्ट करी जाएगी, फिर अगर कोई पैसा बच गया तो वो P&L से एडजस्ट किया जाएगा। आपकी बुक्स में डेफर्ड इनकम दिख रही होगी 1,60,000 की और आपको रिफंड करना है 1 लाख रुपए, क्योंकि डेफर्ड इनकम है तो पहले आप इसको एडजस्ट कर दोगे डेफर्ड इनकम को। 1,60 की डेफर्ड इनकम है, 1 लाख का रिफंड है, हमने इसको इससे एडजस्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। अगर ये रिफंड 1,80,000 का होता, गवर्नमेंट ने बोला कि 2 लाख की ग्रांट में से 1,80,000 आप हमको वापस कर दो, तो जितने की डेफर्ड इनकम बची है बुक्स में जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं हुई है, पहले उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो 160 तो डेफर्ड इनकम है, उसी से क्रॉस कर दिया हमने, तो हमने डेफर्ड इनकम को डेबिट कर दिया टू बैंक। जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो कहाँ चला जाएगा, P&L में डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक। 160, 20,000, 1,80,000। गेटिंग द पॉइंट। सो डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट जो कि आपने ओरिजिनली दिया था उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना है। तो हम चलते हैं रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स पर, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चंस आते हैं रिफंड के ऊपर, क्वेश्चंस थ्योरी भी पूछते हैं वो लोग, बहुत बार जर्नल एंट्री भी पूछ लेते हैं। तो आपको रिफंड की केस में अगर आपको हमेशा सही आंसर देना है तो उसका सबसे अच्छा ट्रिक है कि जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन है वो अच्छे से समझ लो। मतलब जब ग्रांट रिसीव हुई है तब उसका ट्रीटमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो रिफंड ऑफ ग्रांट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिफंड ऑफ ग्रांट इज बेसिकली एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, क्योंकि ये नॉर्मली नहीं होता है कि ग्रांट आपसे वापस ले ली गई। इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी। अगर आपकी ग्रांट जो थी वो रिलेटेड टू रेवेन्यू थी और आपने अगर उसके अगेंस्ट कोई डेफर्ड इनकम बना के रखी है, इफ एनी डेफर्ड इनकम एग्जिस्ट्स देन राइट ऑफ, पूरी डेफर्ड इनकम राइट ऑफ कर दी जाएगी एंड बैलेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L, जो अभी हमने बात समझी। इफ नो डेफर्ड इनकम एग्जिस्ट्स, अगर आपने डायरेक्टली उसको P&L में ही डाला था, इफ नो डेफर्ड इनकम एग्जिस्ट्स, तो फिर सीधे सीधे क्या कर देंगे, हम चार्ज कर देंगे टू P&L। तो अगर कोई डेफर्ड इनकम नहीं है, ऑलरेडी P&L में जा चुका है उस ग्रांट का पैसा एज एन इनकम, तो अब आप उसको क्या मान लो, खर्चा मान लो। अगर वो रिलेटेड है किसी फिक्स्ड एसेट से तो डिपेंड करेगा कि आपने उसका ओरिजिनल ट्रीटमेंट क्या दिया था। अगर ओरिजिनली आपने उसकी कॉस्ट डिडक्ट करी थी, इफ इट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट, तो अब क्या कर दिया जाएगा, एडेड, इट विल बी एडेड बैक टू द कॉस्ट।
वापस इफ इट वॉज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम, अगर उसको डेफर्ड इनकम माना था तो राइट ऑफ द डेफर्ड इनकम एंड बैलेंस विल गो इन P&L। बैलेंस अमाउंट जो है वो कहाँ चला जाएगा, P&L में चला जाएगा। अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रीट किया था तो अब क्या कर दो, उसको रिवर्स कर दो, रिमूव द अमाउंट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, रिवर्सल ऑफ कैपिटल रिजर्व। जो हमने एक केस लिखा था नॉन डिप्रिशिएबल एसेट है और कोई कंडीशंस अटैच नहीं है तो हम क्या कर रहे थे, उसको कैपिटल रिजर्व में डाल रहे थे। अगर वैसा केस है तो कैपिटल रिजर्व से बाहर खींच लो। लास्ट जो चीज है आपकी, अगर वो आपके लिए प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन नेचर की थी तो भी आपने क्या किया होगा, उसको कैपिटल रिजर्व में डाला होगा। तो कैपिटल रिजर्व विल बी रिवर्स्ड। बस ये ध्यान रखना है कि पूरी ग्रांट रिवर्स नहीं करनी है, डिपेंड करेगा कि आपने कितनी ग्रांट रिकॉर्ड करके रखी है कहाँ पर और कितना उसमें से रिफंड हो रहा है, तो अमाउंट्स का ध्यान रखना है। ये ट्रीटमेंट हमको रिफंडेबल अमाउंट से देना है। टू द एक्सटेंट द ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल, आपको ये ट्रीटमेंट पास करना पड़ेगा बुक्स में, ठीक है। तो आप नोट कर लो। सो ये हमने आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 पूरा कंप्लीट कर लिया। एट दी एंड आपको जो डिस्क्लोजर्स देने हैं तो आपने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी है बुक्स में इस पर्टिकुलर ग्रांट को रिकॉर्ड करने के लिए, वो बताना रहेगा। इसके अलावा जो भी अलग अलग तरीके की ग्रांट्स मिली है वो आपको डिस्क्लोज करनी है, आपने क्या ट्रीटमेंट फॉलो करा है वो डिस्क्लोज करना है। अगर कोई नॉन डिप्रिशिएबल एसेट है, कंसेशनल रेट पे मिली है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब आपको स्पेसिफिकली बुक्स में डिस्क्लोज करनी रहेगी। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट टू बी गिवन। सबसे पहले आप बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करना है वो अच्छे से अगर समझ लोगे तो फिर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि रिफंड में क्या ट्रीटमेंट है। क्वेश्चंस आपको जर्नल एंट्री के भी आते हैं और एडवाइस के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पर्टिकुलर ग्रांट है ये कौन से नेचर की ग्रांट है, प्रमोटर्स नेचर की है कि रेवेन्यू नेचर की है कि आपके फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है कि नॉन डिप्रिशिएबल से रिलेटेड है, नॉन मॉनिटरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्रांट। तो क्वेश्चंस पढ़ के सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो। अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो मतलब आपको ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट बन जाएगा। सो आप जब देखोगे क्वेश्चंस, थ्योरी में भी क्वेश्चंस हैं और इसमें प्रैक्टिकल भी क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। द थिंग इज यू हैव टू बी वेरी मच कंफर्म विद द ट्रीटमेंट। नॉर्मली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो रिफंड का पूछ सकते हैं वो लोग जर्नल एंट्री, तो रिफंड में हमको वही जर्नल एंट्री करनी है जो हमने रिकॉर्ड में करी थी उससे ऑपोजिट। तो अभी हम लोगों ने एंट्रीज भी देखी। जब आपको रिसीव होता है तब आप बैंक डेबिट करते हो और टू डिपेंडिंग ऑन योर ट्रीटमेंट। अगर हम असेट की कॉस्ट में से माइनस कर रहे हैं तो टू असेट, अगर हम डेफर्ड इनकम शो कर रहे हैं तो टू डेफर्ड इनकम, अगर हम कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं तो टू कैपिटल रिजर्व, अगर हम P&L में डाल रहे हैं टू P&L, अगर हम उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को कम कर रहे हैं तो टू XYZ एक्सपेंस। सो बैंक अकाउंट डेबिट जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया। अगर डेफर्ड इनकम में है तो हर साल जितना जितना अमाउंट आप P&L में डालते जाओगे डेफर्ड इनकम डेबिट होती जाएगी, P&L क्रेडिट होता जाएगा। डेप्रीसिएशन, अगर आप ग्रांट को असेट की कॉस्ट से माइनस कर चुके हो तो नेट अमाउंट पे लगेगा, अगर नहीं किया है तो डेप्रीसिएशन ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा और करस्पॉन्डिंगली आपकी डेफर्ड इनकम आपके P&L में जाएगी। जब आप रिफंड करोगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप पहले से कोई डेफर्ड इनकम लिख चुके हो तो डेफर्ड इनकम आप डेबिट कर दोगे। अगर कैपिटल रिजर्व पहले क्रेडिट किया था तो आप कैपिटल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। अगर असेट को क्रेडिट किया था तो असेट डेबिट हो जाएगा। तो जब हम इस तरीके से समझेंगे जर्नल एंट्री के हिसाब से तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि जो एंट्री आपने इधर करी है जस्ट उसकी ऑपोजिट एंट्री आपको रिफंड के टाइम करनी है, वो हम सोच के कर सकते हैं।
ठीक है। सो इस तरीके से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये 12 क्वेश्चंस आते हैं, इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और स्कोरिंग है बेसिकली, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल हमको नहीं समझा। रिफंड में तो हमने ज़्यादा कुछ अलग से नहीं समझा है, हमने जो ओरिजिनल किया था उसको ऑपोजिट ट्रीटमेंट दे दिया है बस। तो आप एक बार गो थ्रू करो, टेक्स्ट गो थ्रू करो, ये आप प्रॉपर्ली नोट्स बना के रखो, क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो फील फ्री टू आस्क, हम लोग क्वेश्चंस को भी वापस से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो अगर कहीं पे भी कोई इश्यूज़ हैं तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।